गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर एमपीएसटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बूंदी। कोटा यूनिवर्सिटी कोटा के सिलेबस के अनुसार बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के टॉपिक अंशों के प्रकार टाइप्स ऑफ शेयर्स की चर्चा कर रहा हूँ। अंशों के जो प्रकार हैं वो प्रथम प्रकार है इक्विटी अंश, इक्विटी शेयर्स, सामान्य अथवा इक्विटी अंश, ऑर्डिनरी शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स का तात्पर्य यह है कि ये एक सामान्य अंश होते हैं। ये कंपनी के पूंजी प्रदान करने वाले अंशधारियों द्वारा सामान्य रूप से खरीदे जाते हैं, यानी कि इन इक्विटी अंशों पर जो लाभांश दिया जाता है वो पूर्वाधिकार अंशों पर जो लाभांश का और पूंजी प्राप्ति का अधिकार है, पूर्वाधिकार अंशों को। इसलिए पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश देने के बाद में जो भी लाभ बचता है उसी में से इक्विटी अंशधारियों को लाभांश की घोषणा की जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि इक्विटी अंशों के अंशधारियों को लाभांश तभी मिलता है जबकि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश घोषित कर दिया जाए। यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद राशि बचने पर ही इक्विटी अंशधारियों को लाभांश दिया जाता है। इसी प्रकार कंपनी के समापन पर पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापस करने के बाद, यानी कि पूर्वाधिकार अंशों की अंश राशि का भुगतान करने के बाद ही अगर राशि बचती है तो इक्विटी अंशधारियों की राशि की पूंजी राशि का भुगतान किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि पूर्वाधिकार अंशों को लाभांश का एवं पूंजी प्राप्ति का, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्ति का एवं पूंजी वापसी की प्राप्ति का दोनों ही पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं, जबकि इक्विटी अंशधारियों को, पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देने के बाद ही लाभांश मिलता है और पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी के समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारी अंश पूंजी वापस करने के बाद अगर राशि बचती है तभी इक्विटी अंशधारियों को राशि प्राप्त होती है। अतः ये इक्विटी अंशधारी किसी भी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं जो कि हर स्थिति को सहन करते हैं। सेकंड, अधिमान अंश यानी कि पूर्वाधिकार अंश, प्रेफरेंस शेयर्स। तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 43 के अनुसार पूर्वाधिकार अंश वे हैं जिन अंशों पर, जिस अंश पूंजी पर लाभांश का भुगतान करना, लाभांश की घोषणा भुगतान का पूर्वाधिकार होता है। यानी कि पहले इनको लाभांश दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई लाभ की राशि बचती है तो इक्विटी अंशधारियों को दी जाती है। और कंपनी के समापन की स्थिति में जब भी पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापस की जाती है तो इन पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी की वापसी करने के पश्चात ही अगर कोई धनराशि बचती है तो इक्विटी अंशधारियों को दी जाती है। अर्थात पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश प्राप्ति का और कंपनी के समापन की स्थिति में पूंजी प्राप्ति का दोनों ही पूर्वाधिकार प्राप्त होते हैं। अब ये पूर्वाधिकार अंश कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, संचयी अधिमान अंश यानी कि संचय पूर्वाधिकार अंश, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। यानी कि अगर किसी वर्ष कंपनी अधिमान अंशों पर, प्रेफरेंस शेयर्स पर लाभांश घोषित नहीं कर पाती है तो भविष्य में जब भी लाभ होगा अघोषित वर्षों, लाभांश के अघोषित वर्षों का लाभांश भी दिया जाएगा। तो कहना तात्पर्य है कि संचयी अधिमान अंशों को बकाया अवधि का लाभांश प्राप्त करने का भी अधिकार होता है। तो इनको हम संचयी अधिमान अंश कहते हैं।
ऐसे एस एन ची अधिमान अंश नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। एस एन ची अधिमान अंश कौन से होते हैं कि अगर कंपनी किसी वर्ष अधिमान अंशों पर लाभांश नहीं दे पाई है, यानी कि लाभ पर्याप्त मात्रा में नहीं हुए हैं और अधिमान अंश के ऊपर लाभांश नहीं दे पा रही है, तो फिर इनको भविष्य में भी उस न चुकाए गए वर्ष का लाभांश प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है। तो फिर इनको एसएनजे अधिमान अंश कहते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। ऐसे ही थर्ड है अवशिष्ट भागी अधिमान अंश, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। अवशिष्ट भागी अधिमान अंश का तात्पर्य यह है कि सबसे पहले इनको पूर्वाधिकार अंश होने के कारण लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार तो होता ही है, फिर उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश प्राप्ति का अधिकार होता है। अतः प्रेफरेंस शेयर्स को लाभांश देने के पश्चात, इक्विटी शेयर्स को भी लाभांश देने के पश्चात फिर भी लाभ बहुत सारे बचते हैं या फिर भी लाभ पर्याप्त मात्रा में बचते हैं, तो उन पर्याप्त मात्रा में शेष अवशिष्ट लाभों में भी यदि इन अधिमान अंशों को लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, तो फिर ये जो एक्स्ट्रा लाभांश इनको प्राप्त करने का अधिकार है, अवशिष्ट राशि में से जो एक्स्ट्रा लाभांश प्राप्त करने का अधिकार है, तो इनको हम अवशिष्ट भागी प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स का लाभांश तो मिलेगा ही सही, किंतु अगर अवशिष्ट इक्विटी शेयर होल्डर्स को चुकाने के बाद भी लाभ अवशिष्ट रहते हैं, तो उसमें से भी अगर कोई हिस्सा प्राप्ति का इनको अधिकार हो, तो ऐसे अंशों को हम अवशिष्ट भागी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। और फोर्थ है अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कि अधिमान अंशधारियों को लाभांश प्राप्ति का पूर्वाधिकार तो होता ही है, फिर उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को लाभांश दिया जाता है, और फिर अगर कोई लाभ बचता है पर अगर इनको अधिमान अंशों को इस तरह का अवशिष्ट में से और अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार अगर नहीं हो, तो फिर इनको अनावशिष्ट भागी अधिमान अंश कहेंगे, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे कि अवशिष्ट में से अब इनको कुछ नहीं मिलेगा। फिफ्थ है शुद्ध अधिमान अंश, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। शुद्ध अधिमान अंश वो होते हैं जिनको कंपनी एक निश्चित अवधि के पश्चात अंश पूंजी का वापस रिपेमेंट कर, अंश पूंजी को वापस कर देती है, यानी कि अंश पूंजी का भुगतान अधिमान अंशधारियों को कर दिया जाता है। तो एक निश्चित अवधि में 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, अधिक से अधिक 20 वर्ष, 20 वर्ष से अधिक नहीं, तो 20 वर्ष तक के लिए होते हैं, तो इनको हम शुद्ध अधिमान अंश कहते हैं कि 20 वर्षों की अवधि तक तो कभी न कभी इनके अंश पूंजी का भुगतान कर दिया जाएगा, या उस अधिमान अंश की निर्धारित होती है ये 6 ईयर रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, तो फिर 6 साल बाद इनकी अधिमान अंश पूंजी का भुगतान वापस अंशधारियों को कर दिया जाता है। तो ऐसे एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान अंश पूंजी वापस करने की स्थिति में इनको हम शुद्ध अधिमान अंश, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। और अगला प्रकार है अशुद्ध अधिमान अंश, इररेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। तो वही कंपनी अधिनियम 213 की धारा 55 से इनके ऊपर कुछ 20 वर्ष से ज्यादा अवधि के लिए ये अधिमान अंश नहीं हो सकते हैं, और अशुद्ध अधिमान अंश कुछ अवधि स्थिति में ये किसी विशिष्ट परियोजना के लिए तो 20 से 30 वर्ष तक हो सकते हैं, किंतु इससे ज़्यादा नहीं। तो अशुद्ध अधिमान अंश का मतलब ये है कि कंपनी यदि इसके जीवन काल में कभी भी इनका शोधन नहीं करे
तो ऐसे ऐशद अधिमान अंश का निर्गमन धारा 55 से प्रतिबंधित है, यानी कि 20 वर्ष की अवधि में तो इनका पेमेंट करना ही है अधिमान अंशों का, और किसी विशिष्ट परियोजना के लिए तो 20 से 30 वर्ष तक की अवधि में तो करना ही पड़ेगा, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा अवधि के हैं तो वो प्रतिबंधित है। परिवर्तनीय अधिमान अंश कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स ऐसे पूर्वाधिकार अंश जिनको एक निश्चित अवधि के पश्चात इक्विटी अंशों में परिवर्तित कर दिया जाएगा, तो फिर इनको हम परिवर्तनीय अधिमान अंश कहेंगे, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स कहेंगे। और फिर अगला है अपरिवर्तनीय अधिमान अंश नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। अपरिवर्तनीय अधिमान अंश यह है कि ऐसे अधिमान अंश जिनको कभी भी इक्विटी शेयर्स में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, तो इनको हम अपरिवर्तनीय अधिमान अंश कहेंगे, नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स। और लास्ट टाइप है संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश, यानी कि इसमें संचयी का गुण भी है और परिवर्तनीय का गुण भी है, यानी कि ऐसे पूर्वाधिकार अंश, ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स जिन पर अगर कंपनी किसी वर्ष लाभांश नहीं दे सकी है, तो आगामी वर्षों में जब भी वो लाभांश देगी तो इस पिछली अवधि जिसका लाभांश नहीं चुका पाई है उसका भी लाभांश चुकाएगा। तो उसमें संचयी पूर्वाधिकार अंश का भी गुण है। और परिवर्तनीय अधिमान अंश का मतलब ये है इसमें कि इसमें संचयी के साथ में परिवर्तनीय का गुण भी है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात ये पूर्वाधिकार अंश इक्विटी अंशों में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स दोनों का गुण होने के कारण ये संचयी परिवर्तनीय अधिमान अंश कहलाते हैं। तो ये रहा अंशों का प्रकार, टाइप्स ऑफ शेयर्स। धन्यवाद।